तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। किसके बारे में? यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स में पहला हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में, है ना। चलिए, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ध्यान सुनिएगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। एंड इस न्यूटन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू निकालना है, यानी कि सिंपल फोर्स फाइंड करना है। और आंसर कितना दिया है? 10 न्यूटन दिया है। कितना दिया है? 10 न्यूटन। मैं उसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को बनाने के लिए दिया, बच्चों को बनाने के लिए हमने दिया। सारे बच्चे बनाए हैं और सारे बच्चे का आंसर 10 न्यूटन आया। सारे बच्चे का 10 न्यूटन आया। मैं जब कॉपी चेक करने लगा उन लोग का, तो मैं क्या देखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या देखता हूं कि जब मैं पहला स्टूडेंट का कॉपी देखा, तो उसने क्या किया कि F इक्वल टू 10 न्यूटन कुछ ऐसे लिखा था, यानी कि जो आंसर 10 न्यूटन था उस आंसर को कुछ ऐसे लिखा था। दूसरा स्टूडेंट जो था, F इक्वल टू ऐसे कुछ लिखा था। एंड थर्ड स्टूडेंट जो था वो कुछ ऐसे लिखा था। एंड फोर्थ नंबर वाला जो था कुछ ऐसे लिखा था। सबका आंसर 10 न्यूटन था। जो बुक का आंसर था वही सबका आया था, बट लिखने का तरीका कुछ सबका अलग था। पहला का जो हमने देखा तो उसका 10 न्यूटन लिखने का तरीका कुछ ऐसे था, दूसरे का देखा तो कुछ ऐसे तरीका था, थर्ड का देखा तो कुछ ऐसे लिखा था, फोर्थ कुछ ऐसे लिखा था। क्लियर? ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आंसर सारे बच्चे का सेम है। जो बुक का जो आंसर था 10 न्यूटन, यहाँ भी सबका है, बट ना यहाँ पे कुछ बच्चा गलत तरीके से लिखा है, कुछ सही तरीके से लिखा है। अब कौन गलत लिखा है और कौन सही लिखा है, मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। कभी कभी ना हम लोग लगता है कि हम लोग सही किए हैं, बट आपको नहीं पता होता गलत किए होते हैं। और वही आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे सही लिखे हैं और कुछ बच्चे गलत भी लिखे हैं, और क्या गलत लिखे हैं मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम से है, अगर उस यूनिट को हम कंप्लीट वर्ड में लिखते हैं तो उस वर्ड का सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए। रिपीट, अगर कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है और उस यूनिट को हम कंप्लीट वर्ड में क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वर्ड का सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए। अगर एक भी लेटर कैपिटल हुआ तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से है, सर आइजैक न्यूटन के नाम से, यानी कि साइंटिस्ट के नाम से यूनिट है। यानी कि अगर आप न्यूटन को लिख रहे हैं कंप्लीट वर्ड में तो सारा लेटर स्मॉल होना चाहिए। अगर एक भी लेटर अगर कैपिटल हुआ तो गलत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा मान लीजिए क्वेश्चन बना रहा था रैंडमली, और उसका फोर्स इक्वल टू मान लीजिए 200 न्यूटन है, और उसने कुछ ऐसे लिख दिया, अब देखिए वो बच्चा क्या किया है, न्यूटन को कंप्लीट वर्ड में लिखा है। तो जब हम कंप्लीट वर्ड में लिखते हैं तो उस वर्ड में सारा लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल। जब यूनिट साइंटिस्ट के नाम से हो तब। तो ये देखिए न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से है और ये कंप्लीट वर्ड लिखा है, और कंप्लीट अगर वर्ड लिखते हैं तो सारा लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल, तब जाकर सही होगा। बट इसलिए क्या किया यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिया। क्या कर दिया? यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज कर दिया, तो ये गलत हो गया। बट अगर दूसरा बच्चा अगर ऐसे कुछ लिख दिया कि F = 200
समथिंग लाइक दैट, ऐसे लिख दिया। तो इसने देखिए क्या किया, न्यूटन को कंप्लीट वर्ड में लिखा है, बट इसने क्या किया, पूरे वर्ड में जो भी लेटर है एन ई डब्ल्यू टी ओ एन सब के सब स्मॉल है। ये करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। तो ध्यान से सुनिए कि अगर केस कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है और उस यूनिट को आप कंप्लीट वर्ड में लिख रहे हैं तो सारा लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी सही होगा। अगर एक भी लेटर अगर कैपिटल हुआ ना तो गलत हो जाएगा। देखिए बच्चा क्या किया, f इक्वल टू 200 लिखा बट कंप्लीट वर्ड लिखा, कंप्लीट वर्ड लिखा, सारा स्मॉल नहीं है, एक स्मॉल नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल है, ये तो गलत हो गया। बट एक बच्चा क्या किया, 200 न्यूटन लिखा बट इसने कंप्लीट वर्ड तो लिखा बट सारा लेटर क्या किया है, स्मॉल लिखा, इसलिए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं इससे फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो इसने क्या किया है, इक्वल टू 10 न्यूटन लिखा है, बट देखिए कम न्यूटन जो लिखा है ये कंप्लीट वर्ड में लिखा है, बट कंप्लीट अगर वर्ड में लिखते हैं तो सारा लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल, बट यहाँ पे क्या है इसका, ये कैपिटल है, ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि न्यूटन किसके नाम से है, सर आइजैक न्यूटन के नाम से, साइंटिस्ट के नाम से, गलत हो गया। चलो, बट सेकंड बच्चा देखो क्या किया है कि ये भी कंप्लीट वर्ड में लिखा है बट ये सब का सब इसका लेटर क्या है, स्मॉल है, इसलिए क्या है, करेक्ट। बात समझ में है ना, क्या है, करेक्ट। यानी कि दोनों का देखिए क्या डाटा सेम है, आंसर दोनों का सेम है, बट यूनिट लिखने का गलत है, यूनिट लिखने का तरीका गलत है, ये यूनिट सही नहीं लिखा था, ये यूनिट करेक्ट लिखा था। बात समझ रहे ना, गुड। एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि हम लोग बनाते हैं, खुश रहते हैं कि हम सही बनाए, बट थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, वही मैं चाहता हूं कि आप लोग ना मिस्टेक करें, एक एक चीज को ध्यान दें, इसलिए आराम से बता रहा हूं। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या किया, थर्ड नंबर में 10 न्यूटन ऐसे लिखा है और फोर्थ नंबर में कुछ ऐसे लिखा है। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन करेक्ट लिखा है, कौन सही लिखा है, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ में बताना है कि कौन सही लिखा है, कौन करेक्ट लिखा है। इन दोनों में तो बता दिए कि फर्स्ट वाला गलत लिखा था यूनिट को और ये सही लिखा था, बट थर्ड एंड फोर्थ में कौन सही लिखा है। तो सुनिए बात कि अगर कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर से, तो यूनिट का जो फर्स्ट लेटर होता है यानी कि इनिशियल लेटर, कौन सा लेटर, इनिशियल लेटर, उस लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यानी कि अगर कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है तो जो इनिशियल लेटर जो होता है उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं। तो बताइए न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से, और न्यूटन का पहला लेटर क्या है, एन। अब इसी एन को कैपिटल करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाट, ये क्या हो गया, वाट, ये भी पावर का यूनिट होता है जो कि साइंटिस्ट के नाम से, बट अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका इनिशियल लेटर क्या है, डब्ल्यू, तो इसी डब्ल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, कैपिटल लेटर लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैपिटल लेटर लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर साइंटिस्ट के नाम से है और उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो जो यूनिट जो है, यूनिट का जो पहला लेटर जो है, पहला लेटर इनिशियल लेटर, उसी को क्या कर दीजिए, कैपिटल लेकर यूज कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। अब देखिए बच्चा थर्ड नंबर क्या किया है कि 10 न्यूटन लिखा है, कैपिटल, कैपिटल लेटर होना चाहिए क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट के नाम से है, यूनिट जो है साइंटिस्ट के नाम से है और साइंटिस्ट के नाम से क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा भी है तो ये करेक्ट है, बट इसने क्या कर दिया, स्मॉल लिख दिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत। समझ में आया पूरा अच्छे से। तो आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो रूल है उस रूल को फॉलो कीजिएगा, ये नहीं कि बनाया जा रहा है स्पीड में दलदलाया जा रहा है, गलत भी हो गया है ना, कोई बारीकी से चेक करेगा तो काट देगा, है ना, इसलिए मैं आपको बोला कि मौका ना दे किसी को काटने के लिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझ में आया ना कि अगर साइंटिस्ट के नाम से अगर है यूनिट और आपको रिप्रेजेंट करना है तो उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर जो होगा, इनिशियल लेटर, उस लेटर को कैपिटल करके रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन का फर्स्ट लेटर क्या, एन है, तो उसको कैपिटल करके लिख दिए, यानी कैपिटल होता ही है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा थर्ड नंबर क्या था, कैपिटल लिखा था, करेक्ट है, बट इसने क्या कर दिया, स्मॉल, गलत कर दिया। जैसे वाट है, पावर का यूनिट होता है, क्या होता है, पावर का यूनिट होता है, तो वाट का पहला यूनिट क्या है, डब्ल्यू, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल डब्ल्यू लिख दिए, तो क्या हो गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया वाट का।
क्लियर हो गया? गुड। देखिए इतना बढ़िया से बारीकी से मैं आपको बताया हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा, जो सिखाया हूँ है ना, तो इस चीज को रखिएगा माइंड में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, आगे मूव करते हैं। न्यूटन, है ना। चलिए अब नोट करके ध्यान से देखिएगा, नोट करके अब जो भी बताऊंगा एक एक चीज यूज करूंगा। तो F इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हमने पढ़ा, न्यूटन। चलिए इसका जगह न्यूटन रखिए, न्यूटन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। गुड। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूं सब चीज के बारे में। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, F इक्वल टू एम ए है, तो ये जो रिलेशन जो है, इस रिलेशन में जो भी क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हो गया, मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सब क्वांटिटी का ऐसा यूनिट पुट कर रहे हैं। जैसे फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, केजी रखिए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया। जहां पे जो था हमने उसको रख दिया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है कि न्यूटन, यानी कि न्यूटन इक्वल टू क्या रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनिए, अगर हम इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इधर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ध्यान से सुनिए कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आप याद रखिए, और नहीं तो अगर फॉर्मूला को ये याद है तो उस फॉर्मूले के थ्रू आप ये निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर, बात समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब आगे सुनिए ध्यान से। हाँ मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप न्यूटन बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे। कितना बच्चा लोग यहाँ पे क्या करता है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स भी इसको भी बता देता है। अरे ये सिंपल क्या है, न्यूटन के बराबर आ रहा है, 1 न्यूटन के बराबर आ रहा है। क्या ये न्यूटन है क्या, नहीं। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, बट न्यूटन के बराबर ये आया है, तो क्या ये यही हो गया क्या, बराबर ना है, वो तो है नहीं ना, बराबर है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है, आप इसको मत भूलिएगा। ये बराबर है, न्यूटन के बराबर आया है, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर ना, हाँ। जो गलती करता है बच्चा, मैं वो चीज को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग गलती मत कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। यानी कि देखिए अब हमें क्या करना है कि 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करना है। ये हमने जो लिखा डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, कहने का मतलब 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइंड करना है। कहने का मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स कब होगा। अगर 1 न्यूटन फोर्स अगर डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है कि 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा, कब होगा, ये बताना है। क्लियर, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है और इसका मास 1 केजी है, ध्यान से सुनिएगा। और जब इस पे हमने फोर्स लगाया, टोटल फोर्स 1, तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिपीट कर रहा हूं, इसको डिफाइन करूंगा तुरंत फटाक से, पहले समझिए। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 केजी, एंड जब इस पे फोर्स लगाया गया 1, इस फोर्स के लगाने की वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फोर्स बता सकते हैं कि कितना फोर्स लगा होगा, यस सर, F इक्वल टू एम ए। मास कितना दे रहे हैं आप, 1 केजी, एक्सेलरेशन कितना दिए हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है, तो 1 आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान सुनिए, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर
1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? 1 न्यूटन के बराबर। इसे हमने बोला कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए यहाँ पे 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया और ये 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो हम इसके जगह पे हम 1 न्यूटन रख सकते हैं, 1 न्यूटन रख सकते हैं। आप बगल में लिख सकते हैं कि सिंस 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हमने इसके जगह पे हमने इसको रख दिया। तो देखिए यहाँ पे फोर्स कितना आया? 1 न्यूटन है। तो सुनिए क्या बोलने वाला है कि इस बॉडी पे फोर्स कितना आया? 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन कब आया है ये सोचिए। जब बॉडी का मास 1 केजी था और एक्सेलरेशन जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ है तब आया है। बात समझ में है? और हमें यही तो डिफाइन करना है कि 1 न्यूटन का फोर्स कब लगेगा, 1 न्यूटन का फोर्स कब होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन का फोर्स कब आया? जब बॉडी का मास 1 केजी था और एक्सेलरेशन जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ था तब बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा था। अब यही चीज को हम लैंग्वेज में लिख देंगे, इसी चीज को हम क्या कर देंगे? लैंग्वेज में लिख देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें डिफाइन क्या करना था? 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करना था, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगा, 1 न्यूटन फोर्स कब होगा। तो हमने देखा कि जब बॉडी का मास 1 केजी था और जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ तो बॉडी का फोर्स कितना लगा? 1 न्यूटन लगा। अब इसी चीज को हम डिफाइन कर देंगे। क्लियर? चलिए डिफाइन करते हैं, लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, है ना। चलिए अब इसी को लैंग्वेज में लिख देते हैं कि if force applied on the body of a mass 1 kg and acceleration produced in the body is 1 meter per second square, then force acting on the body will be 1 न्यूटन। जो हमने यहाँ बोला वो हमने लिख दिया। देखिए हमने क्या लिखा है कि इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ अ मास ऑफ 1 केजी and acceleration produced in the body 1 meter per second square, then force acting on the body will be 1 newton। यानी कि फोर्स 1 न्यूटन कब होगा? जब हम एक बॉडी जिसका मास 1 केजी होगा अगर उस पे लगाएंगे और एक्सेलरेशन जब 1 मीटर पर सेकंड प्रोड्यूस होगा तब। क्लियर? यानी कि सिंपल है यार कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 1 केजी है ना। अगर इस पे फोर्स लगाए और फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो गया तो इस पे जो हम फोर्स लगाए हैं वो 1 न्यूटन होगा। क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। वही हमने लिखा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास 1 केजी, यानी कि 1 केजी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होता है तो जो फोर्स जो लगा है वो कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। क्लियर हो गया? अच्छे से बात समझ में आ गया? गुड। अब आगे सुनिएगा। तो हमारा एसआई यूनिट हो गया। अब आगे बात करेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। किसके बारे में? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। तो सेकंड नंबर, फर्स्ट हम लोग बात कर चुके हैं साइड, सेकंड बात करेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। चलिए बात करते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। यानी कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है? डाइन होता है। जैसे ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, उसी तरह से सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? डाइन होता है। वो वाला डाइन नहीं, ये डाइन है, ये डाइन है, ये अलग डाइन है ना। अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि सर
ऐसा भी एक न्यूटन होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इसके पहला लेटर कैपिटल करके, मतलब एन से। क्या सर ये डाइन जो सीजीएस यूनिट है, क्या इसको भी किसी लेटर से डिनोट कर सकते हैं क्या? इसको नहीं डिनोट किया जाता, इसको कंप्लीट लिखा जाता है। ये नहीं कि आप जैसे न्यूटन में पहला लेटर यूज करके कैपिटल किए, आप यहाँ भी कैपिटल लेटर भी यूज करते हैं, ये गलत है। इसको डाइन को डिनोट पूरे लेटर में यूज करके किया जाता है, यानी कि जब भी आप डाइन लिखेंगे तो पूरा का पूरा वर्ड लिखेंगे, आप ऐसे शॉर्ट करके नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। ये नहीं कि डी ऐसे लिख दिए, ना ना गलती नहीं करना, ये नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, बात समझ गए ना। डाइन के केस में रिप्रेजेंट हम लोग नहीं करते हैं, कंप्लीट वर्ड लिखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए फोर्स अगर लिखना है 10 डाइन, तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। ये दिमाग में रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्लियर ना। हाँ, डाइन के केस में हम लोग नहीं यूज करते हैं जिसको कंप्लीट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट करके ध्यान सुनिएगा कि F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं कि इस रिलेशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, उस सारे क्वांटिटी का अब यूनिट सीजीएस रखेंगे, सीजीएस यूनिट रखेंगे। जैसे फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या अभी पढ़े हम, टाइम, चलो टाइम रखते हैं। मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। ग्राम मतलब गांव नहीं, ये ग्राम मास होगा, नहीं तो ग्राम मतलब वो रख दीजिए आपका ग्राम का हिंदी हो जाएगा ग्राम, रेज को। एंड एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया कि जो फोर्स इक्वल टू एमए था, इस रिलेशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी था लाइक फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, सारे क्वांटिटी का हमने सीजीएस यूनिट पुट किया उसके जगह पे। फोर्स का सीजीएस यूनिट टाइम, यस। मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, यस। एंड एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने उसके जगह पे रख दिया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइन इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज और कि अगर कोई आपसे पूछा कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे डाइन, कोई ये नहीं बोलेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ये तो डाइन के बराबर आ रहा है। क्या ये डाइन है क्या, डाइन ही नहीं है, ये डाइन के बराबर है। अब बराबर होने से वो थोड़े हो जाएगा, अगर मेरे बराबर कोई है तो हम थोड़े हैं वो, हम तो हम हैं, वो तो वो है, भले बराबर हैं बट हम तो वो नहीं है ना, वो तो हम नहीं है ना। इसलिए अगर आपसे पूछा है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपको डाइन बताना, ये नहीं बताना। ये बराबर होता है बट ये सीजीएस यूनिट नहीं होता है। क्लियर, यानी कि सीजीएस यूनिट के बराबर होता है बट ये सीजीएस यूनिट नहीं है। क्लियर ना, बात को समझिए। एक चीज को मैं बता रहा हूँ आपको, अब दोनों तरफ क्या कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एज इट इज रहेगा सब कुछ। यानी कि 1 डाइन इक्वल टू कितना आ गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी दिमाग में आप रख लीजिए। क्लियर, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिए। तो जैसे हम एक न्यूटन को डिफाइन किए थे कि फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, उसी तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि 1 डाइन फोर्स कब होगा। यानी कि अब हम बताने जा रहे हैं डिफिनेशन ऑफ 1 डाइन। एक डाइन का डिफिनेशन बताने जा रहा हूं, एक डाइन का डिफिनेशन। क्लियर, चलिए मान लीजिए बॉडी है एंड इसका मास 1 ग्राम है। कितना है, 1 ग्राम है। इस पे मान लीजिए फोर्स F लगाएगा। जैसे इस पे फोर्स लगाया गया, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा सर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूला होता ही है। मास कितना है, 1 ग्राम एंड एक्सेलरेशन हाउ मच, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 1 डाइन के बराबर। देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 डाइन के बराबर है। तो क्या इसके जगह पे हम 1 डाइन रख सकते हैं, यस सर। क्यों नहीं रख सकते हैं सर, होता ही बराबर। तो सर देखिए 1 डाइन, बगल में आप लिख सकते हैं कि y की स्कोलर वेरिएटी है कि नहीं, कि y की स्कोलर वेरिएटी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है एक डाइन के बराबर होता है कि नहीं? वाई दिस कोलावेरी डी। तो देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो कितना होता है 1 डाइन। तो यहाँ पे आया वही चीज, दूसरे जगह पे हमने 1 डाइन रख दिया। अब सोचिए यहाँ पे इस बॉडी पे जो फोर्स लगा था 1 डाइन आया। ये 1 डाइन कब आया? जब बॉडी का मास 1 ग्राम था और एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस हुआ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तब। तो हमें डिफाइन क्या करना है? एक डाइन फोर्स को, यानी कि एक डाइन फोर्स कब होगा, एक डाइन फोर्स बॉडी पे कब लगेगा? तो सिंपल, एक डाइन का फोर्स बॉडी पे कब लगेगा? जब बॉडी का मास 1 ग्राम होगा और एक्सेलरेशन बॉडी का कब, मतलब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा तब। अब इसी को लैंग्वेज में लिख दो, जैसे 1 न्यूटन का लैंग्वेज में लिखे थे। चलिए लिख देते हैं। If force, सेम लैंग्वेज रहेगा, बस डाटा चेंज। If force applied on the body of a mass 1 gram and acceleration produced in the body is 1 centimeter per second square, then force acting on the body will be 1 डाइन। Why this 1 डाइन, है ना? चलो, यानी कि एक डाइन का फोर्स बॉडी पे कब लगेगा या एक डाइन कब होगा? सिंपल, जब बॉडी का मास 1 ग्राम होगा